हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। यूपी बोर्ड के क्लास 9 10th इंग्लिश के एनसीईआरटी बेस्ड न्यू सिलेबस की सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ सॉल्व हो जाएंगी। मैं 9 10th के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर सभी कुछ आपके साथ अपने चैनल पर शेयर करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डस्ट एंड स्नो पोइट्री का एक्सप्लेनेशन शेयर किया था। इस वीडियो में मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका मतलब है प्रस्तुत कविता में डस्ट ऑफ स्नो में कवि प्रकृति को किस प्रकार निरीक्षित करता है, कवि प्रकृति को किस प्रकार से देखता है, उससे क्या सीखता है। ठीक है। सो द पोएट हैज ऑब्जर्व्ड नेचर एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम। अब पॉजिटिव क्या होता है? सकारात्मक। सकारात्मक मीडियम मतलब माध्यम। कवि जो है प्रकृति को एक सकारात्मक माध्यम के रूप में देखता है जो उसके अंदर एक बदलाव लेकर आती है। ठीक है। द पोएट हैड बीन इन अ सॉरोफुल मूड। कवि बहुत ही, उसकी जो मनोदशा थी, जो मूड था, जो मनोदशा थी, बहुत ही दुखी थी, वो बहुत ही दुखी था। बट देन द वे अ क्रो शुक ऑफ स्नो डस्ट इट चेंज हिज मूड। पर जिस तरह से एक कौवे ने बर्फ के कण उसके ऊपर गिराए, इससे उसका क्या होता है? इससे उसकी मनोदशा बदल जाती है। ठीक है। नेचर गेव हिम इंस्पिरेशन टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर। नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति उसको इंस्पायर करती है कि वह जो है एक सकारात्मक रूप में अपना व्यवहार रखे। बिहेव मतलब करना, कि बिहेव करना का मतलब क्या हुआ? व्यवहार रखना। वह अपना व्यवहार सकारात्मक रखे। प्रकृति उसको ये चीज के लिए इंस्पायर करती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया। ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। अब सेंट्रल आइडिया मतलब क्या होता है? देखिए, प्रस्तुत कविता डस्ट ऑफ स्नो का मुख्य विषय, सेंट्रल आइडिया मतलब होता है मुख्य विषय क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपके एग्जाम में बार बार ये आता है एग्जाम में, कि आप जो है कविता की सेंट्रल आइडिया लिखिए, है ना। तो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट इवन स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन अवर लाइफ। ये जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो, ये बताती है कि छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। स्मॉल थिंग्स दैट वी डू फॉर अदर्स नोइंगली और अननोइंगली मेक्स ऑल द डिफरेंस। छोटे छोटे व्यवहार, छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे जो अच्छे काम है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वो उनके जीवन में, जो जाने अनजाने हम करते हैं, वो उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। द पोएट एप्रिशिएट्स द पार्टिकल्स ऑफ स्नो विच चेंज्ड हिज मूड। कवि जो है, जो स्नो के जो पार्टिकल्स हैं, जो बर्फ के कण थे, उनको एप्रिशिएट करता है, उनकी तारीफ करता है। क्यों क्यों तारीफ करता है? क्योंकि उन्होंने उन पार्टिकल्स ने उसके मूड को बदल दिया। द पोएट एप्रिशिएट्स द पार्टिकल्स ऑफ स्नो विच चेंज्ड हिज मूड एंड मेड हिम फील दैट द डे हैड नॉट बीन अ कंप्लीट वेस्ट। और उनको उसका मूड चेंज करके उनको यह एहसास दिलाया, उनको यह अनुभव कराया कि उसका दिन पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुआ। कवि क्या सोच रहा था कि उसका मूड बहुत खराब है, उसका दिन का काफी हिस्सा बर्बाद हो गया, पर जैसे ही उसके ऊपर बर्फ के कण गिरे, उसको क्या लगा? उसकी मनोदशा ही बदल गई। एज द क्रो शेक्स ऑफ स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, सिमिलरली वन कैन शेक ऑफ सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट। जिस तरह से एक कौआ स्नो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उसको हेमलॉक ट्री से गिराता है, इसी प्रकार हम भी अपने दुख को अपने हृदय से दूर कर सकते हैं। शेक ऑफ कर सकते हैं मतलब हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मतलब अब वो कैसे दूर होगा? हमारे हृदय में जो दुख है, ये मतलब हम लोग को इसका ये जो है ये हमें इस कविता यही सिखाती है कि छोटी छोटी घटनाएं कुछ ऐसी हो सकती है, जैसे कि अगर हम बहुत दुखी बैठे हैं,
है ना। और कोई ऐसी छोटी सी घटना होती है, कोई बच्चा आता है, कुछ ऐसी नादानी कर देता है, कोई ऐसी शैतानी कर देता है छोटा बच्चा आके, तो हम उसकी छोटी सी नादानी पे हंस पड़ते हैं। तो क्या होता है, कुछ पल के लिए हमारा दुख हमसे दूर हो जाता है, हमारा ध्यान बंट जाता है। तो ये कवि कहते हैं कि छोटी छोटी बातें आपके जीवन में ऐसी हो सकती हैं जो आपके दुख को, आपकी तकलीफ को कम करके आपका मूड बदल सकती हैं। अब आइए हम तीसरे तीसरे प्रश्न पे आते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि what mood of the poet is reflected in the poem, how does it reflect। अब इसमें है कि इस कविता में कवि की किस मनोदशा को प्रस्तुत किया गया। what mood of the poet मतलब किस मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है, इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, किस मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है और किस प्रकार। तो आप भली भांति परिचित हैं कि उनकी किस मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्या है, कवि बता रहे हैं कि उनकी वो जो है बहुत दुखी हैं, और उसको किस प्रकार प्रस्तुत किया गया ये भी हम देखते हैं। द पोएम रिफ्लेक्ट्स दैट द पोएट इज इन अ डिजेक्टेड। अब डिजेक्टेड शब्द का क्या अर्थ होता है, दुखी, सॉरोफुल, दुख से भरा हुआ, डिसइल्यूजन, जिसको कुछ समझ में ना आ रहा हो, मतलब कि कोई उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे बिहेव करना है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा उनका इस समय मनोदशा है जब वह हेमलॉक ट्री के नीचे आते हैं। अब ये तो उनकी मनोदशा है, पर उसको पंक्तियों में कैसे, उसको कविता के माध्यम से कैसे रिफ्लेक्ट किया गया है। इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द सिंबल ऑफ हेमलॉक ट्री। सिंबल मतलब क्या होता है, प्रतीक। सिंबल मतलब होता है प्रतीक। हेमलॉक ट्री के को प्रतीक के रूप में दिखाकर कविता में जो हेमलॉक ट्री क्या होती है, हेमलॉक ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है कि हेमलॉक ट्री पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। मतलब इसमें और किसी पेड़ को नहीं लिया गया, हेमलॉक ट्री को लिया गया, और हेमलॉक ट्री पॉइजनस होती है। तो हेमलॉक ट्री का पॉइजनस नेचर कवि के दुखी मनोदशा से मैच कर रहा है। ऐसे तो पेड़ बहुत सुंदर होते हैं, पेड़ों में बहुत सारे ऐसे भाई कुछ पेड़ मेडिसिनल होते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, पर यह जो ट्री है ये पॉइजनस होती है, ये जहरीली होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जब कविता में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि इसी हेमलॉक ट्री के जहर से जो महान दार्शनिक थे सोक्रेट्स, उनको जहर का प्याला इसी हेमलॉक ट्री से का जहर दिया गया था और उससे उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्या है कि ये बहुत ही अच्छा सा उसका एक सिंबल नहीं है, और ये पोएट के इसी तरह के मूड को रिफ्लेक्ट करता है कि पोएट भी जैसे हेमलॉक ट्री बड़ा पॉइजनस सा है, कोई उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, उसी तरह से पोएट भी का भी यही मूड है। इसीलिए पर्पसफुली इस पोएम में पोएट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे आके खड़े होते हैं। ठीक है, केवल यह डायरेक्टली पोएट ने कहीं भी नहीं लिखा है, डायरेक्टली अपने उसमें नहीं लिखा है कि मैं बड़ा दुखी हूं। वो क्या करता है कि अपने आप को हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा कर देता है कि जो रीडर है वो खुद समझ जाए कि पोएट का मूड क्या है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है, ये देखिए, वेयर वॉज द पोएट एंड वॉट हैपेंड टू हिम। कवि कहाँ थे और उनके साथ उनको क्या हुआ था। कवि कहाँ थे, ये तो बड़ा सिंपल सा है। द पोएट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री। कवि हेमलॉक पेड़ के नीचे थे। विच वॉज कवर्ड विथ स्नो, जो बर्फ से ढकी हुई थी। ही वॉज इन अ वेरी सॉरोफुल मूड, वो बहुत ही दुखी थे। बहुत आसान सा आंसर था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है, वॉट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, मतलब कि ये जो बर्फ के, डस्ट ऑफ स्नो तो आपको पता ही है, बर्फ के कण। ठीक है, वॉट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। कवि क्या कहता है कि किस चीज में, वॉट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। कवि कहता है कि, कवि क्या कहता है कि किस चीज ने उसका मूड बदल दिया। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, और उसका मूड किस प्रकार से बदला, मतलब क्या था और कैसे किस में बदल गया। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो आर द पाउडरी पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट वर शुक डाउन बाय अ क्रो ऑन द पोएट स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के पाउडरी पार्टिकल्स हैं, पाउडर जैसे पार्टिकल्स, पाउडर जैसे कण, मुलायम, एकदम महीन, पाउडर जैसे बर्फ के कण, जो
कौवे द्वारा हेमलॉक ट्री पर से हिलाकर पोएट के ऊपर गिरे थे। कौवे ने हिलाया पेड़ को हल्का सा उसके पंखों द्वारा, या वो बैठा था तो उससे हिले और उसके ऊपर, पोएट के ऊपर गिर गए। द डस्ट ऑफ व्हाइट स्नो ऑन हिम चेंज हिज मूड। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है व्हाइट स्नो, स्नो का कलर व्हाइट होता है और व्हाइट एक सिंबल है प्योरिटी का, जॉय का, शांति का, है ना, हैप्पीनेस का, इसका भी एक प्रतीक है। तो द डस्ट ऑफ व्हाइट स्नो ऑन हिम चेंज्ड हिज मूड। अर्लियर द पोएट वॉज इन अ सॉरोफुल मूड। पहले पोएट जो है बड़े दुखी उसकी मनोदशा थी। बट आफ्टर द स्नो डस्ट फेल ऑन हिम, पर जब उनके ऊपर स्नो डस्ट गिरा, ही फेल्ट बेटर, उनको बेहतर लगा। एंड रेस्ट ऑफ हिज डे वॉज सेव फ्रॉम गोइंग वेस्ट, और उनका बाकी बचा हुआ दिन बर्बाद होने से बच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। What images come to your mind when you think of a crow? जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कौन सी इमेजेस आती हैं? जब आप कौवा को देखते हैं तो आपके मन में क्या इमेजेस आती हैं? अब जब कौवा देखिए काला होता है, ज्यादातर ये जो है अपशगुन का एक प्रतीक है कौवा, है ना। तो when we think of a crow, the immediate image that comes in our mind is of a इल ओमेन। एक क्या कि एक जो है बड़ा अपशगुनी सा है, अच्छा नहीं है, कौवा देख लिया, तो यही एक इमेज आती है। What is hemlock tree? Why does the poet not write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? हेमलॉक पेड़ क्या होता है? कवि जो है, जो और भी बहुत सारे खूबसूरत पेड़ हैं जैसे मेपल का, ओक का या पाइन का, इनके बारे में ना लिख के हेमलॉक ट्री के बारे में ही क्यों लिखा? अब ये आंसर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अ हेमलॉक ट्री इज अ टॉल पिरामिडल पाइन लाइक ट्री। पिरामिड देखिए, आप लोग सुने ना इजिप्ट में पिरामिड, तो पिरामिड क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। पिरामिड्स आप लोग जान रहे होंगे कि इस तरह के ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स जो इजिप्ट में पाए जाते हैं, तो ये पिरामिडल शेप की पेड़ होता है, ये जो होता है, ठीक है। तो हेमलॉक ट्री इज अ टॉल पिरामिडल पाइन लाइक ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। इस पे छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं। इट इज अ पॉइजनस ट्री, ये एक जहरीला पेड़ होता है। द पोएट डिड नॉट राइट अबाउट अ मेपल, ओक और अ पाइन ट्री and chose a hemlock tree to present his mood and feelings. पोइट ने मेपल, ओक और पाइन ट्री के बारे में ना लिखकर हेमलॉक ट्री का चयन इसलिए किया क्योंकि वह अपने मूड और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था। अब हमने आपको कई बार बता दिया कि हेमलॉक ट्री और कौवा जो है ये उसके मूड को रिफ्लेक्ट करता है। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय और सॉरो। मतलब जॉय बताते हैं, क्या चीज का प्रतिनिधित्व? रिप्रेजेंट का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व, किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? खुशी का या दुख का? What does the dust of snow that the crow shakes off from hemlock tree stand for? और जो dust of snow जो कौवे ने पेड़ से नीचे गिराई थी उसका क्या तात्पर्य है? The crow and hemlock tree represent sorrow. क्रो और हेमलॉक ट्री दुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ फ्रॉम द हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर होप, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। जो बर्फ के कण जो हेमलॉक ट्री के ऊपर से कौवे ने कवि के ऊपर गिराए थे, वो होप मतलब आशा, खुशी, और ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मकता का प्रतीक है। ये याद रखिएगा कि स्नो यहाँ पे सफेद बर्फ जो है सकारात्मकता का, पॉजिटिविज्म का, ऑप्टिमिज्म का प्रतीक है। होप और जॉय और ऑप्टिमिज्म का प्रतीक, ये तीन शब्द आप याद रख लीजिए, होप, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। आइए लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम आते हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ये देखिए आपके यूपी बोर्ड में इस तरह से एक पैराग्राफ आपको पोएम से दे दिया जाता है, स्टैंजा जिसको हम कहते हैं, स्टैंजास दे दिए जाते हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। जनरली 2 क्वेश्चंस रहते हैं और तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको प्रैक्टिस में काफी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसी तरह से पैसेजेस दिए हुए हैं। तो ये पहला पैसेज देखिए क्या दिया हुआ है, स्टैंजा क्या दिया हुआ है। ये कविता का पहला वाला स्टैंजा है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. shook down होना चाहिए। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन से देख लीजिए।
वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा था? द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था? अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री, पेड़ पर एक कौवा बैठा था। वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, बर्फ के कण कहाँ गिरे? द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे। अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग, कवि किस पेड़ के नीचे खड़ा था? द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। एज सिंपल। ठीक है, तो ये बड़े ही सरल क्वेश्चंस हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही है। सेकंड ये सेट देखिए, सेकंड स्टैंजा, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या बचे हुए दिन के हिस्से में कवि खुश था? Yes, the poet remained happy for the rest of the day as the dust of snow which fell on him from the hemlock tree changed his mood. हाँ, पोएट दिन के बाकी हिस्से में खुश था क्योंकि जो बर्फ के कण उसके ऊपर हेमलॉक पेड़ के ऊपर से गिरे, इससे इसके मूड में बदलाव आ गया। Which particles of snow, which particles did the crow shake down? क्रो ने कौन से पार्टिकल्स, कौन से कण हिलाकर गिराए? तो बहुत आसान है, बर्फ के कण। द क्रो शुक डाउन पार्टिकल्स ऑफ स्नो ओवर द पोएट। बाय whom इज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड, डस्ट ऑफ स्नो के रचयिता कौन है? द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय अ फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये आप ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। आपको कवि के नाम की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है और अच्छे से ध्यान रखना है कैपिटलाइजेशन का भी। वेयर हियर आई स्टैंड्स फॉर द, यहाँ पे जो आई शब्द है वह किसके लिए है? ठीक है, ट्री के लिए, क्रो के लिए, पोएट के लिए या स्नो के लिए? तो आप देखिए ऊपर में एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, आई यहाँ पे पोएट के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये आपके ये प्रश्नोत्तर हैं कुछ। होप आपको ये समझ में आए होंगे। और अगर आप जो है आगे ही इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि जो बाकी बचा हुआ आपका जितना भी सिलेबस है, जितने भी कोर्स हैं, जो भी चैप्टर्स पोइट्री या सप्लीमेंट्री है, ये सारे मैं अपने चैनल पे कवर करूंगी। और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के भी सब्सिक्वेंट आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक है पूरी पूरी उसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। आप स्टे ट्यून्ड रहिए। I hope you like and enjoy. Thank you.